प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के सबसे बड़े इंटरव्यू का काउंटडाउन शुरू हो गया। आज रात ठीक 9 बजे पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के दिल की बात सुनेगा। आज आप पीएम मोदी के व्यक्तित्व के उन रंगों से भी रूबरू होंगे जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। नेटवर्क 18 के प्रधान संपादक राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े मुद्दों पर बेबाक राय रखी है। हम उनके इंटरव्यू के कुछ हिस्से आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है, विकास के मुद्दे पर ही लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए विकास को केंद्र में रख करके वोट देने की दिशा में आगे आएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। यूपी में विकास ही बीजेपी का चुनावी एजेंडा। नेटवर्क 18 पर पीएम मोदी ने किया रणनीति का खुलासा। प्रधान संपादक राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में बोले दलितों पर हमले, सामाजिक बुराई। भारत के अंदरूनी जो काले धन है, 30 सितंबर तक एक स्कीम चल रही है। अगर किसी को अभी भी मुख्य धारा में आना है तो हम मौका देना चाहते हैं। और 30 तारीख के बाद अगर मैं कोई कठोर कदम उठाता हूं तो कोई मुझे दोष नहीं दे सकता है। पीएम की चेतावनी, 30 सितंबर तक काले धन का खुलासा नहीं करने वाले फंसेंगे। इतिहास गवाह है कि मैंने राजनीतिक कारणों से एक भी फाइल कभी खोली नहीं थी और मुझ पर ऐसा आरोप कभी नहीं लगा है। ब्लैक मनी पर सख्ती पर पीएम की 2 टूक, कहा बदले की राजनीति पर भरोसा नहीं, बोले किसी डायनेस्टी की फाइल नहीं। एक्चुअली रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, ये मेरा मंत्र है। और मैं मेरे सरकार में तो कहता हूं रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। देश की इकोनॉमी तरक्की की राह पर, पीएम ने कहा हर क्षेत्र में किए रिफॉर्म। जीएसटी को बताया देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म। नेटवर्क 18 को दिए इंटरव्यू पर खुद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा हर मुद्दे पर की खुलकर बात। प्रदेश के सभी बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री की बेबाक राय। आज रात 9 बजे सीएनबीसी आवाज पर देखिए प्रधानमंत्री का पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखेंगे आप आज रात 9 बजे। लेकिन उससे पहले इस इंटरव्यू की कुछ झलकियां हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको अंदाजा लगे कि क्या कुछ खास 9 बजे आप देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की स्ट्रेटेजी साफ कर दी। उन्होंने साफ कहा है कि अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में बीजेपी विकास के मुद्दे पर ही लड़ेगी। ये बातें उन्होंने नेटवर्क 18 के प्रधान संपादक राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दलितों पर हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। पीएम ने अपनी पार्टी के नेताओं को बेमतलब की बयानबाजी से भी दूर रहने की नसीहत दी। अगले साल काफी राज्यों के चुनाव हैं। सामाजिक भेदभाव और धार्मिक कट्टरता एक बार फिर अपना सर उठा रही है। दलित और पिछड़े वर्ग के लोग तो ये तक कहने लगे हैं कि बीजेपी और संघ दलित विरोधी है। तो आप कैसे इस बात का आश्वासन दिलाएंगे देशवासियों को कि आपका मुद्दा सिर्फ विकास और विकास ही है? देश को तो पूरा भरोसा है कि हमारा मुद्दा विकास ही है। देश की जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जो लोग कभी नहीं चाहते थे ऐसी सरकार बने, जो लोग कभी नहीं चाहते थे कि पिछली वाली सरकार जाए,
उनकी परेशानियां चल रही हैं, तो विकास का मुद्दा ही हमारा मुद्दा है, विकास का मुद्दा ही हमारा मुद्दा रहेगा। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये मेरा कन्विक्शन है कि देश में अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो विकास करना पड़ेगा, देश के गरीबों को एम्पावर करना पड़ेगा। जहां तक कुछ घटनाओं का सवाल है, ये निंदनीय है। किसी भी सभ्य समाज को ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का विषय होता है। हम सिलेक्टिव चीजों को उछाल करके मोदी के गले मरने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसा करने वालों का क्या हेतु सिद्ध होगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इससे देश का नुकसान होता है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर आंकड़ों से देखें, चाहे कम्युनल वायलेंस हो, कौमी हुल्लड़, दलित भाई बहनों पर हुए अत्याचार हो, आदिवासियों पर हुए अत्याचार हो, पिछली सरकार की तुलना में आंकड़े बताते हैं कि इस सरकार के समय ऐसी घटनाएं काफी मात्रा में कम हुई है। तो जो लोग अपने आप को कुछ विशेष वर्गों के ठेकेदार मान करके देश में तनाव पैदा करने चाहते हैं, उनको ये गुजारा नहीं हुआ कि मोदी तो एकदम से दलितवादी है, मोदी तो आदिवासियों के पीछे पागल है। मैं इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, महिलाएं, इनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूं। और मैं राजनेताओं को भी कहूंगा और मेरी पार्टी के राजनेताओं को भी कहूंगा, अनाप शनाप बयानबाजी किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए कुछ भी बोल देना, मीडिया वाले तो आएंगे आपके पास, वो डंडा लेके खड़ा हो जाएगा, तो उसको तो टीआरपी करनी है, लेकिन आपको देश को जवाब देना है। हजारों साल की इन बुराइयों के कारण हमारे गांव इतने गहरे हैं, उसमें एक छोटी सी भी घटना हम कर देंगे तो उसकी पीड़ा कितनी होगी इसका हमको अंदाज नहीं है। और इसलिए घटना छोटी है कि बड़ी है उसका महत्व नहीं है, घटना होनी ही नहीं चाहिए इसका महत्व है। जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव तो आते रहते हैं, आने वाले दिनों में 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश उसमें एक राज्य है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है, विकास के मुद्दे पर ही लड़ेगी। हमारे देश में जातिवाद के जहर ने और संप्रदाय की वोट बैंक ने बहुत नुकसान किया है। लोकतंत्र को मजबूत होने में अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वोट बैंक की राजनीति है। पिछले लोकसभा के चुनाव में वोट बैंक की राजनीति का माहौल नहीं था, विकास की राजनीति का माहौल था। समाज के हर तबके ने मिलकर के 30 साल के बाद देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका अब उस ओर मुड़ चुका है। हो सकता है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भी उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए विकास को केंद्र में रख करके वोट देने की दिशा में आगे आएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। 75 मिनट के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने ग्रुप एडिटर नेटवर्क 18 राहुल जोशी के साथ सभी मुद्दों पर विस्तार से बात की। रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, ये मेरा मंत्र है। और अगर आज इंटरव्यू में बैठा हूं तो मैं ये भी कहूंगा, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड इन्फॉर्म। अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से लेकर उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव तक, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है, विकास के मुद्दे पर ही लड़ेगी। दलित वोट बैंक पॉलिटिक्स से लेकर मीडिया और न्यायपालिका से रिश्तों तक, मैं आज जो कुछ भी हूं उसमें मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
इसके अलावा उनकी शख्सियत के कई अनछुए पहलुओं की भी झलक मिली। आपका प्रधानमंत्री, आपका प्रधान सेवक या आपका नरेंद्र मोदी कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आखिर इंसान तो है। ऐसी गहन और दिलचस्प बातचीत की बात करते करते कुछ देर पीएम दिल्ली की हल्की बूंदाबांदी में बाहर तक आ गए। पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। तो बहुत जी, तो मैं कह रहा था बहुत सारी बातें की हैं प्रधानमंत्री ने, बहुत देर तक बातें की हैं प्रधानमंत्री ने, राजनीति से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक। और जैसा हम बता रहे हैं कि कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो प्रधानमंत्री की छवि के या प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के आपको शायद पहली बार देखने और सुनने को मिलेंगे। तो बहुत सारी बातों में एक बात ब्लैक मनी की भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ब्लैक मनी पर बेहद सख्त रुख दिखाया है। नेटवर्क 18 के प्रधान संपादक राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने चेतावनी दी कि इसके लिए लाई गई स्कीम के तहत लोगों के पास 30 सितंबर तक आखिरी मौका है। इसके बाद कालाधन रखने वालों पर वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। लोग कहते हैं कि ब्लैक मनी पर क्रैकडाउन करके आज ज्यादातर छोटे मोटे बिजनेसमैन या तो दुबई या लंदन में छुपे हुए हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल डायनेस्टीज को भी आपने नहीं छोड़ा, तो क्या यह प्रक्रिया जारी रहेगी? पहली बात है कि अभी तक पॉलिटिकल दृष्टि से न मैंने सोचा है न मैं सोचूंगा। मैं 14 साल तक एक राज्य में मुख्यमंत्री रह के आया हूं और इतिहास गवाह है कि मैंने राजनीतिक कारणों से एक भी फाइल कभी खोली नहीं थी और मुझ पर ऐसा आरोप कभी नहीं लगा है। यहां भी मुझे 2.25 साल हुए। सरकार की तरफ से कोई फाइल खोलने की इंस्ट्रक्शन नहीं है। कानून का काम करेगा, मुझे लिपापोती करने का भी हक नहीं है। कानून का काम करेगा। तो किसी डायनेस्टी को हमने नहीं छोड़ा, ये जो आपका एनालिसिस है वो सही नहीं है। दूसरी बात है, मेरी सरकार बनने के बाद पहले ही दिन मेरी सरकार की पहली कैबिनेट का पहला निर्णय था जो 4 साल से अटका पड़ा था पुरानी सरकार में, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अटका पड़ा था जी। और वो था ब्लैक मनी को लेकर के एसआईटी बनाना। हमने एसआईटी बना दी, एसआईटी काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रही है और हम इस काम पे। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम हुआ कि ब्लैक मनी के खिलाफ ऐसा कानून बना है कि अब हिंदुस्तान से कोई विदेश में रुपये भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो ये तो एक काम हो गया कि जो नया ब्लैक मनी का खेल समाप्त होगा। दूसरा, इन भारत के अंदरूनी जो काले धन है उसके लिए हमने काफी कानूनी परिवर्तन किए हैं। 30 सितंबर तक एक स्कीम चल रही है, अगर किसी को अभी भी मुख्य धारा में आना है तो हम मौका देना चाहते हैं। और मैंने पब्लिकली कहा है कि 30 सितंबर आपके लिए आखिरी तारीख है। किसी ने किसी कारण से आपकी गलती हो गई या कुछ गलत हो गया है, जानबूझ करके किया है, अनजाने में किया, ये मौका है। आप मुख्य धारा में आ जाइए और शांति की नींद लेने का रास्ता आपके लिए लेकर आया हूं मैं, उसको स्वीकार कीजिए। और 30 तारीख के बाद अगर मैं कोई कठोर कदम उठाता हूं तो कोई मुझे दोष नहीं दे सकता है। देश की गरीब जनता का पैसा है, इसको लूटने का अधिकार किसी को नहीं है और ये मेरा कमिटमेंट है। मैं पूरी ताकत से लगा हूं और कोशिश जारी रखूंगा। शायद आपने विवेक के कारण, मर्यादा के कारण एक ब्लंट सवाल मुझे नहीं पूछा। आखिर क्या था वो सवाल, जानने के लिए जरूर देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू आज रात 9 बजे। तो आखिर क्या था वो सवाल जिसके लिए प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आपने वो सवाल
मुझसे नहीं पूछा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बस ज्यादा वक्त नहीं बचा है, काउंटडाउन आपके टीवी पर है 46 मिनट और ये पूरा इंटरव्यू आप सुन पाएंगे। बहरहाल बहुत सारी बातें हुई, उनमें इकोनॉमी पर भी बहुत कुछ कहा प्रधानमंत्री ने। सरकार की लगातार कोशिशों से इकोनॉमी के हालात तेजी से सुधर रहे हैं, ऐसा मोदी जी ने कहा। नेटवर्क 18 के प्रधान संपादक राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि इकोनॉमी की हालत बेहतर करने के लिए सरकार ने शॉर्टकट अपनाने की बजाय लंबी अवधि के लिए कदम उठाए हैं। आज मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे सरकार बनाने के बाद पहला बजट पेश करने से पहले संसद में देश की आर्थिक स्थिति का एक व्हाइट पेपर रखना चाहिए था। और उस समय मैंने बैंकों के एनपीए की हाल क्या था, बजट में किस प्रकार से आंकड़े इधर उधर किए गए थे, आर्थिक स्थिति, ये सारी चीजें मैंने देश के सामने नहीं रखी। हमें नुकसान हुआ, हमारी आलोचना भी हुई, और आज जो कुछ भी वो पाप मैं झेल आगे ढो रहा हूं वो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कारण है, वो भी मुझे गालियां खानी पड़ रही हैं। तो ये चीजें दिखाती हैं कि शॉर्टकट हमने नहीं चुना। और मेरा तो मत है, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर लिखा हुआ होता है ना, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, तो मेरा ये मत रहता है कि हमें शॉर्टकट के रास्ते पर नहीं जाना है, और उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। खैर, अब तो स्थिति काफी सुधर गई है, तो वो चिंता का विषय रहा नहीं है। लेकिन मैं बिगिनिंग के दिनों की बात बताता हूं, 2014 मई जून की। लेकिन मैंने वो रास्ता, कठिन रास्ता चुना, और देश में जो निष्पक्ष भाव से एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो जब इसका एनालिसिस करेंगे तो मुझे विश्वास है कि उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। राजनीति मुझे कहती थी कि मुझे सारा कच्चा चिट्ठा खोल देना चाहिए। आखिर किसका कच्चा चिट्ठा, जानने के लिए जरूर देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू आज रात 9 बजे। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि उन्हें शॉर्टकट्स पसंद नहीं है, वो कठिन रास्तों को चुनना पसंद करते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, और उनके नतीजे भी फिर ऐसे होते हैं जो सबके लिए अच्छे होते हैं। इधर प्रधानमंत्री ने जीएसटी को इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी के बाद देश में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। काफी मशक्कत के बाद जीएसटी बिल आप पारित करने में कामयाब हुए। क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आप इसको कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं, और इससे आम आदमी को क्या लाभ मिलेगा? देश आजाद होने के बाद फाइनेंस और टैक्सेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म हुए हैं, शायद ये आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और इस रिफॉर्म से भारत में तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारे देश में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। कुछ लोग इसलिए देते हैं कि दिल में देशभक्ति पड़ी है कि देश के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। कुछ लिए इसलिए देते हैं कि भाई कभी नियम तोड़ना नहीं चाहिए, कानून में रहना चाहिए, इसलिए देते हैं। कुछ लोग इसलिए देते हैं कि भाई बेकार में कहीं पटरे में पड़ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे,
जान छोटी लाखों पाए दे दो। लेकिन ज्यादातर इसलिए नहीं देते हैं कि प्रोसेस इतनी कठिन होती है और एक बार इस चक्कर में पैर पड़ गया तो पता नहीं कब निकलेंगे, डर रहता है। जीएसटी के बाद इतना सरलीकरण हो जाएगा कि सामान्य व्यक्ति भी देश के लिए कुछ करना चाहता है तो जरूर टैक्स देने के लिए आगे आएगा। इसलिए कोई कठिनाई नहीं होगी, बड़ी सरल प्रोसेस से हो जाएगा। दूसरा, आज भी आप जाओगे तो होटल में खाना खाओगे तो बिल आएगा, बिल के नीचे ये शेष, वो शेष, जिगना शेष, फलाना शेष, और व्हाट्सएप पर लोग भेजते हैं कि ये इतना बिल और इतना शेष, ये सब निकल जाएगा। ये सामान्य मानवी को तो एकदम सरल हो जाएगा। दूसरा, हम देखते हैं कि ऑक्टोइक के स्थान पर या स्टेट टू स्टेट जो चेक पोस्ट है वहां देखें, मीलों तक हमारी व्हीकल्स की लाइनें खड़ी हैं। और जब कोई व्हीकल खड़े रहते हैं तो देश की इकोनॉमी को बहुत नुकसान करते हैं। अब इसके कारण वो सीमलेस हो जाएगा, सारा एक दूसरे राज्यों से माल जाना आना सरल हो जाएगा और टैक्सेशन सिस्टम के तरीके भी सरल हो जाएंगे। यहां भी मुझे 2.25 साल सरकार की तरफ से कोई फाइल खोलने की इंस्ट्रक्शन नहीं। आखिर कौन सी है वो फाइल, जानने के लिए जरूर देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू आज रात 9 बजे। तो अब 40 मिनट से भी कम का वक्त रह गया है। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका उत्तर आप जानना चाहते हैं, आखिर वो कौन सी फाइल थी, वो कौन सा सवाल था, सब आएंगे आपके सामने, आप खुद सुनेंगे ठीक रात 9 बजे CNBC आवाज पर। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके नेटवर्क 18 के प्रधान संपादक राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू की जानकारी दी है। पीएम ने ट्वीट में कहा है कि इस इंटरव्यू में उन्होंने कई तरह के मुद्दों पर बातचीत की है और आप ये पूरा इंटरव्यू रात 9 बजे देख सकते हैं। 75 मिनट के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने ग्रुप एडिटर नेटवर्क 18 राहुल जोशी के साथ सभी मुद्दों पर विस्तार से बात की। रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, ये मेरा मंत्र है। और अगर आज इंटरव्यू में बैठा हूं तो मैं ये भी कहूंगा, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड इन्फॉर्म। अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से लेकर उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव तक, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है, विकास के मुद्दे पर ही लड़ेगी। दलित वोट बैंक पॉलिटिक्स से लेकर मीडिया और न्यायपालिका से रिश्तों तक, मैं आज जो कुछ भी हूं उसमें मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा उनकी शख्सियत के कई अनछुए पहलुओं की भी झलक मिली। आपका प्रधानमंत्री, आपका प्रधान सेवक या आपका नरेंद्र मोदी कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आखिर इंसान तो है। ऐसी गहन और दिलचस्प बातचीत की बात करते करते कुछ देर पीएम दिल्ली की हल्की बूंदाबांदी में बाहर तक आ गए। पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। ढेर सारी बातें हुई हैं इस इंटरव्यू में और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात तो आनी थी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की स्ट्रेटेजी भी साफ की। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में बीजेपी विकास के मुद्दे पर ही लड़ेगी। ये बातें उन्होंने नेटवर्क 18 के प्रधान संपादक राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दलितों पर हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। पीएम ने अपनी पार्टी के नेताओं को बेमतलब की बयानबाजी से भी दूर रहने की नसीहत दी।
अगले साल काफी राज्यों के चुनाव हैं। सामाजिक भेदभाव और धार्मिक कट्टरता एक बार फिर अपना सर उठा रही है। दलित और पिछड़े वर्ग के लोग तो ये तक कहने लगे हैं कि बीजेपी और संघ दलित विरोधी है। तो आप कैसे इस बात का आश्वासन दिलाएंगे देशवासियों को कि आपका मुद्दा सिर्फ विकास और विकास ही है? देश को तो पूरा भरोसा है कि हमारा मुद्दा विकास ही है। देश की जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जो लोग कभी नहीं चाहते थे ऐसी सरकार बने, जो लोग कभी नहीं चाहते थे कि पिछली वाली सरकार जाए, उनकी परेशानियां चल रही हैं। तो विकास का मुद्दा ही हमारा मुद्दा है, विकास का मुद्दा ही हमारा मुद्दा रहेगा। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरा कन्विक्शन है कि देश में अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो विकास करना पड़ेगा, देश के गरीबों को एम्पावर करना पड़ेगा। जहां तक कुछ घटनाओं का सवाल है, ये निंदनीय है। किसी भी सभ्य समाज को ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का विषय होता है। हम सिलेक्टिव चीजों को उछाल करके मोदी के गले मरने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसा करने वालों का क्या हेतु सिद्ध होगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इससे देश का नुकसान होता है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर आंकड़ों से देखें, चाहे कम्युनल वायलेंस हो, कौमी हुल्लड़, दलित भाई बहनों पर हुए अत्याचार हो, आदिवासियों पर हुए अत्याचार हो, पिछली सरकार की तुलना में आंकड़े बताते हैं कि इस सरकार के समय ऐसी घटनाएं काफी मात्रा में कम हुई है। तो जो लोग अपने आप को कुछ विशेष वर्गों के ठेकेदार मान करके देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं, उनको ये गुजारा नहीं हुआ कि मोदी तो एकदम से दलितवादी है, मोदी तो आदिवासियों के पीछे पागल है। मैं हूं, मैं इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, महिलाएं, इनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूं। और मैं राजनेताओं को भी कहूंगा और मेरी पार्टी के राजनेताओं को भी कहूंगा, अनाप शनाप बयानबाजी किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए कुछ भी बोल देना, मीडिया वाले तो आएंगे आपके पास, वो डंडा लेके खड़ा हो जाएगा, तो उसको तो टीआरपी करनी है, लेकिन आपको देश को जवाब देना है। हजारों साल की इन बुराइयों के कारण हमारे गांव इतने गहरे हैं, उसमें एक छोटी सी भी घटना हम कर देंगे तो उसकी पीड़ा कितनी होगी इसका हमको अंदाज नहीं है। और इसलिए घटना छोटी है कि बड़ी है उसका महत्व नहीं है, घटना होनी ही नहीं चाहिए इसका महत्व है। जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव तो आते रहते हैं। आने वाले दिनों में 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश उसमें एक राज्य है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है, विकास के मुद्दे पर ही लड़ेगी। हमारे देश में जातिवाद के जहर ने और संप्रदाय की वोट बैंक ने बहुत नुकसान किया है। लोकतंत्र को मजबूत होने में अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वोट बैंक की राजनीति है। पिछले लोकसभा के चुनाव में वोट बैंक की राजनीति का माहौल नहीं था, विकास की राजनीति का माहौल था। समाज के हर तबके ने मिलकर के 30 साल के बाद देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका अब उस ओर मुड़ चुका है। हो सकता है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए विकास को केंद्र में रख करके
वोट देने की दिशा में आगे आएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। मुझे क्यों अपने भीतर के इंसान को दबा देना चाहिए, छुपा देना चाहिए? जैसा हूं वैसा। जी हां, ये हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिलिए उनसे आज रात 9 बजे। तो बस अब आधा घंटा शेष है ये जानने के लिए कि क्या है प्रधानमंत्री मोदी के दिल की बात। जी हां, बहुत सारी ऐसी बातें जो आप इस पूरे इंटरव्यू में ही सुन पाएंगे। अभी तो हम आपको सिर्फ कुछ झलकियां दिखा रहे हैं, लेकिन पूरा इंटरव्यू बड़ा ही बेबाक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है सुनने में। कई बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने बात की है, अपने दिल की बात रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ब्लैक मनी पर बेहद सख्त रुख दिखाया है। नेटवर्क 18 के प्रधान संपादक राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने चेतावनी दी कि इसके लिए लाई गई स्कीम के तहत लोगों के पास 30 सितंबर तक आखिरी मौका है और इसके बाद काला धन रखने वालों पर वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लोग कहते हैं कि ब्लैक मनी पे क्रैकडाउन करके आज ज्यादातर छोटे मोटे बिजनेसमैन या तो दुबई या लंदन में छुपे हुए हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल डायनेस्टीज को भी आपने नहीं छोड़ा, तो क्या ये प्रक्रिया जारी रहेगी? पहली बात है कि अभी तक पॉलिटिकल दृष्टि से न मैंने सोचा है न मैं सोचूंगा। मैं 14 साल तक एक राज्य में मुख्यमंत्री रह के आया हूं और इतिहास गवाह है कि मैंने राजनीतिक कारणों से एक भी फाइल कभी खोली नहीं थी और मुझ पर ऐसा आरोप कभी नहीं लगा है। यहां भी मुझे 2.25 साल हुए। सरकार की तरफ से कोई फाइल खोलने की इंस्ट्रक्शन नहीं है। कानून का काम करेगा, मुझे लिपापोती करने का भी हक नहीं है। कानून का काम करेगा। तो किसी डायनेस्टी को हमने नहीं छोड़ा, ये जो आपका एनालिसिस है वो सही नहीं है। दूसरी बात है, मेरी सरकार बनने के बाद पहले ही दिन मेरी सरकार की पहली कैबिनेट का पहला निर्णय था जो 4 साल से अटका पड़ा था पुरानी सरकार में, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अटका पड़ा था जी। और वो था ब्लैक मनी को लेकर के एसआईटी बनाना। हमने एसआईटी बना दी, एसआईटी काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रही है और हम इस काम पे। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम हुआ कि ब्लैक मनी के खिलाफ ऐसा कानून बना है कि अब हिंदुस्तान से कोई विदेश में रुपये भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो ये तो एक काम हो गया कि नया ब्लैक मनी का खेल समाप्त होगा। दूसरा, इन भारत के अंदरूनी जो काले धन है उसके लिए हमने काफी कानूनी परिवर्तन किए हैं। 30 सितंबर तक एक स्कीम चल रही है, अगर किसी को अभी भी मुख्य धारा में आना है तो हम मौका देना चाहते हैं। और मैंने पब्लिकली कहा है कि 30 सितंबर आपके लिए आखिरी तारीख है। किसी ने किसी कारण से आपकी गलती हो गई या कुछ गलत हो गया है, जानबूझ करके किया या अनजाने में किया, ये मौका है। आप मुख्य धारा में आ जाइए और शांति की नींद लेने का रास्ता आपके लिए लेकर आया हूं मैं, उसको स्वीकार कीजिए। और 30 तारीख के बाद अगर मैं कोई कठोर कदम उठाता हूं तो कोई मुझे दोष नहीं दे सकता है। देश की गरीब जनता का पैसा है, इसको लूटने का अधिकार किसी को नहीं है और ये मेरा कमिटमेंट है। मैं पूरी ताकत से लगा हूं और कोशिश जारी रखूंगा।
दशकों की सबसे बड़ी जीत हासिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लहर पर सवार 282 सीट लेकर सत्ता में आए। विजय के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनता में अपूर्व विश्वास जगाया, इकोनॉमी की बिगड़ती हालत को सुधारा और दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बजाया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन आने वाले समय में प्रधानमंत्री को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या इकोनॉमी 8% की रफ्तार पर दौड़ पाएगी? क्या बीजेपी यूपी में सरकार बना पाएगी? क्या दलितों का भरोसा जीत पाएगी बीजेपी? क्या सरकार जम्मू कश्मीर के हालात पर काबू पा सकेगी? ये कुछ सवाल हैं जो मैंने प्रधानमंत्री से अपनी 75 मिनट की इंटरव्यू में पूछे। पीएम मोदी ने पहली बार अपनी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पर भी रोशनी डाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बेबाक और सबसे लंबा इंटरव्यू आप देख सकते हैं ठीक रात 9 बजे सीएनबीसी आवाज पर। फिलहाल लेंगे हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल की बात जारी रहेगी। आपको कुछ और अंश दिखाएंगे कि आखिर उन्होंने इंटरव्यू में क्या बातें निकालकर सामने रखी। पूरा इंटरव्यू ऑफ कोर्स 9 बजे आएगा, लेकिन कुछ और मजेदार बातें इस ब्रेक के बाद। तो सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के सबसे बड़े इंटरव्यू का काउंटडाउन। सिर्फ 22 मिनट और बाकी हैं जब इंटरव्यू आप देख पाएंगे। बड़ा ही बेबाक इंटरव्यू, देश के कई अहम मुद्दों पर बात, प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के कई अनछुए पहलुओं पर बात, कुछ उनके मन की बात, कुछ उनके दिल की बात। बड़ा ही खास ये इंटरव्यू। तो चलिए इसके कुछ और महत्वपूर्ण अंश आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस इंटरव्यू की कुछ हेडलाइंस देख लें। भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है, विकास के मुद्दे पर ही लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए विकास को केंद्र में रख करके वोट देने की दिशा में आगे आएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। यूपी में विकास की ही बीजेपी का चुनावी एजेंडा। नेटवर्क 18 पर पीएम मोदी ने किया रणनीति का खुलासा। प्रधान संपादक राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में बोले, दलितों पर हमले सामाजिक बुराई। भारत के अंदरूनी जो काले धन है, 30 सितंबर तक एक स्कीम चल रही है। अगर किसी को अभी भी मुख्य धारा में आना है तो हम मौका देना चाहते हैं। और 30 तारीख के बाद अगर मैं कोई कठोर कदम उठाता हूं तो कोई मुझे दोष नहीं दे सकता है। प्रधानमंत्री की चेतावनी, 30 सितंबर तक काले धन का खुलासा नहीं करने वाले फंसेंगे। इतिहास गवाह है कि मैंने राजनीतिक कारणों से एक भी फाइल कभी खोली नहीं थी और मुझ पर ऐसा आरोप कभी नहीं लगा है। ब्लैक मनी पर सख्ती पर पीएम की दो टूक, बोले बदले की राजनीति पर भरोसा नहीं। एक्चुअली रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, ये मेरा मंत्र है और मैं मेरे सरकार में तो कहता हूं रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। देश की इकोनॉमी तरक्की की राह पर, पीएम ने कार क्षेत्र में किए रिफॉर्म। जीएसटी को बताया देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म। देश नेटवर्क 18 को दिए गए इंटरव्यू पर खुद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा हर मुद्दे पर की है खुलकर बात। तो प्रधानमंत्री का पूरा इंटरव्यू, उनके दिल की बात देखिए आज रात 9 बजे सीएनबीसी आवाज पर।
दशकों की सबसे बड़ी जीत हासिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लहर पर सवार 282 सीट लेकर सत्ता में आए। विजय के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनता में अपूर्व विश्वास जगाया, इकोनॉमी की बिगड़ती हालत को सुधारा और दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बजाया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन आने वाले समय में प्रधानमंत्री को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या इकोनॉमी 8% की रफ्तार पर दौड़ पाएगी? क्या बीजेपी यूपी में सरकार बना पाएगी? क्या दलितों का भरोसा जीत पाएगी बीजेपी? क्या सरकार जम्मू कश्मीर के हालात पर काबू पा सकेगी? ये कुछ सवाल हैं जो मैंने प्रधानमंत्री से अपनी 75 मिनट की इंटरव्यू में पूछे। पीएम मोदी ने पहली बार अपनी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पर भी रोशनी डाली। देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी के दिल के काफी करीब है और उस पर उन्होंने खुलकर बातचीत की है। मोदी के मुताबिक सरकार की लगातार कोशिशों से इकोनॉमी के हालात तेजी से सुधरे हैं। नेटवर्क 18 के प्रधान संपादक राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इकोनॉमी की हालत बेहतर करने के लिए सरकार ने शॉर्टकट अपनाने की बजाय लंबी अवधि के लिए ठोस कदम उठाए हैं। आज मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे सरकार बनाने के बाद पहला बजट पेश करने से पहले संसद में देश की आर्थिक स्थिति का एक व्हाइट पेपर रखना चाहिए था और उस समय मैंने बैंकों के एनपीए की हाल क्या था, बजट में किस प्रकार से आंकड़े इधर उधर किए गए थे, आर्थिक स्थिति, ये सारी चीजें मैंने देश के सामने नहीं रखी। हमें नुकसान हुआ, हमारी आलोचना भी हुई और आज जो कुछ भी वो काम मैं जेल आगे ढो रहा हूं वो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कारण है, वो भी मुझे गालियां खानी पड़ रही हैं। तो ये चीजें दिखाती हैं कि शॉर्टकट हमने नहीं चुना। और मेरा तो मत है, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ होता है ना, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट, तो मेरा ये मत रहता है कि हमें शॉर्टकट के रास्ते पर नहीं जाना है और उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। खैर, अब तो स्थिति काफी सुधर गई है तो वो चिंता का विषय रहा नहीं है, लेकिन मैं बिगिनिंग के दिनों की बात बताता हूं, 2014 मई जून की। लेकिन मैंने वो रास्ता, कठिन रास्ता चुना और देश में जो निष्पक्ष भाव से एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो जब इसका एनालिसिस करेंगे तो मुझे विश्वास है कि उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। पचहत्तर मिनट के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने ग्रुप एडिटर नेटवर्क 18 राहुल जोशी के साथ सभी मुद्दों पर विस्तार से बात की। रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, ये मेरा मंत्र है और अगर आज इंटरव्यू में बैठा हूं तो मैं ये भी कहूंगा, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड इन्फॉर्म। अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से लेकर उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव तक, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है, विकास के मुद्दे पर ही लड़ेगी। दलित वोट बैंक पॉलिटिक्स से लेकर मीडिया और न्यायपालिका से रिश्तों तक, मैं आज जो कुछ भी हूं उसमें मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा उनकी शख्सियत के कई अनछुए पहलुओं की भी झलक मिली। आपका प्रधानमंत्री, आपका प्रधान सेवक या आपका नरेंद्र मोदी कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आखिर इंसान तो है। ऐसी गहन और दिलचस्प बातचीत की बात करते करते कुछ देर पीएम दिल्ली की हल्की बूंदाबांदी में बाहर तक आ गए। पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। तो बस 14 मिनट और शेष और ये पूरी बातचीत आप बिना रुके, बिना किसी ब्रेक के सुन पाएंगे।
प्रधानमंत्री ने, जैसा मैंने कहा, बहुत सारी बातें की, अर्थव्यवस्था की बातें की, रिफॉर्म्स की बातें की, और उनमें से एक था जीएसटी। प्रधानमंत्री ने जीएसटी को इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी के बाद देश में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। काफी मशक्कत के बाद जीएसटी बिल आप पारित करने में कामयाब हुए। क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आप इसको कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं और इससे आम आदमी को क्या लाभ मिलेगा? देश आजाद होने के बाद फाइनेंस और टैक्सेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म हुए हैं, शायद ये आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और इस रिफॉर्म से भारत में तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारे देश में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। कुछ लोग इसलिए देते हैं कि दिल में देशभक्ति पड़ी है कि देश के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। कुछ लिए इसलिए देते हैं कि भाई कभी नियम तोड़ना नहीं चाहिए, कानून में रहना चाहिए, इसलिए देते हैं। कुछ लोग इसलिए देते हैं कि भाई बेकार में कहीं पचड़े में पड़ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे, जान छूटी लाखों पाए दे दो। लेकिन ज्यादातर इसलिए नहीं देते हैं कि प्रोसेस इतनी कठिन होती है और एक बार इस चक्कर में पैर पड़ गया तो पता नहीं कब निकलेंगे, डर रहता है। जीएसटी के बाद इतना सरलीकरण हो जाएगा कि सामान्य व्यक्ति भी देश के लिए कुछ करना चाहता है तो जरूर टैक्स देने के लिए आगे आएगा। इसलिए कोई कठिनाई नहीं होगी, बड़ी सरल प्रोसेस से हो जाएगा। दूसरा, आज भी आप जाओगे तो होटल में खाना खाओगे तो बिल आएगा, बिल के नीचे ये सेस, वो सेस, दिगना सेस, फलाना सेस, और व्हाट्सएप पर लोग भेजते हैं कि ये इतना बिल और इतना सेस, ये सब निकल जाएगा। ये सामान्य मानवी को तो एकदम सरल हो जाएगा। दूसरा, हम देखते हैं कि ऑक्टो के स्थान पर या स्टेट टू स्टेट जो चेक पोस्ट है वहां देखें, मीलों तक हमारी व्हीकल्स की लाइनें खड़ी हैं। और जब कोई व्हीकल खड़े रहते हैं तो देश की इकोनॉमी को बहुत नुकसान करते हैं। अब इसके कारण वो सीमलेस हो जाएगा, सारा एक दूसरे राज्यों से माल जाना आना सरल हो जाएगा और टैक्सेशन सिस्टम के तरीके भी सरल हो जाएंगे। दशकों की सबसे बड़ी जीत हासिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लहर पर सवार 282 सीट लेकर सत्ता में आए। विजय के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनता में अपूर्व विश्वास जगाया, इकोनॉमी की बिगड़ती हालत को सुधारा और दुनिया भर में हिंदुस्तान का डंका बजाया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन आने वाले समय में प्रधानमंत्री को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या इकोनॉमी 8% की रफ्तार पर दौड़ पाएगी? क्या बीजेपी यूपी में सरकार बना पाएगी? क्या दलितों का भरोसा जीत पाएगी बीजेपी? क्या सरकार जम्मू कश्मीर के हालात पर काबू पा सकेगी? ये कुछ सवाल हैं जो मैंने प्रधानमंत्री से अपनी 75 मिनट की इंटरव्यू में पूछे। पीएम मोदी ने पहली बार अपनी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पर भी रोशनी डाली। और जब बातचीत इतनी लंबी हुई है तो उसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव और देश में दलितों का मुद्दा भला कैसे छूटता, बेबाक प्रश्न रखे गए और प्रधानमंत्री ने उतनी ही बेबाकी से उनका जवाब दिया। तो आइए आपको सुनाते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव पर और दलितों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की क्या थी दिल की बात।
अगले साल काफी राज्यों के चुनाव हैं। सामाजिक भेदभाव और धार्मिक कट्टरता एक बार फिर अपना सर उठा रही है। दलित और पिछड़े वर्ग के लोग तो ये तक कहने लगे हैं कि बीजेपी और संघ दलित विरोधी है। तो आप कैसे इस बात का आश्वासन दिलाएंगे देशवासियों को कि आपका मुद्दा सिर्फ विकास और विकास ही है? देश को तो पूरा भरोसा है कि हमारा मुद्दा विकास ही है। देश की जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जो लोग कभी नहीं चाहते थे ऐसी सरकार बने, जो लोग कभी नहीं चाहते थे कि पिछली वाली सरकार जाए, उनकी परेशानियां चल रही हैं। तो विकास का मुद्दा ही हमारा मुद्दा है, विकास का मुद्दा ही हमारा मुद्दा रहेगा। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरा कन्विक्शन है कि देश में अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो विकास करना पड़ेगा, देश के गरीबों को एम्पावर करना पड़ेगा। जहां तक कुछ घटनाओं का सवाल है, ये निंदनीय है। किसी भी सभ्य समाज को ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का विषय होता है। हम सिलेक्टिव चीजों को उछाल करके मोदी के गले मरने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसा करने वालों का क्या हेतु सिद्ध होगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इससे देश का नुकसान होता है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर आंकड़ों से देखें, चाहे कम्युनल वायलेंस हो, कौमी हुल्लड़, दलित भाई बहनों पर हुए अत्याचार हो, आदिवासियों पर हुए अत्याचार हो, पिछली सरकार की तुलना में आंकड़े बताते हैं कि इस सरकार के समय ऐसी घटनाएं काफी मात्रा में कम हुई है। तो जो लोग अपने आप को कुछ विशेष वर्गों के ठेकेदार मान करके देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं, उनको ये गुजारा नहीं हुआ कि मोदी तो एकदम से दलितवादी है, मोदी तो आदिवासियों के पीछे पागल है। मैं हूं, मैं इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, महिलाएं, इनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूं। और मैं राजनेताओं को भी कहूंगा और मेरी पार्टी के राजनेताओं को भी कहूंगा, अनाप शनाप बयानबाजी किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए कुछ भी बोल देना, मीडिया वाले तो आएंगे आपके पास, वो डंडा लेके खड़ा हो जाएगा तो उसको तो टीआरपी करनी है, लेकिन आपको देश को जवाब देना है। हजारों साल की इन बुराइयों के कारण हमारे गांव इतने गहरे हैं, उसमें एक छोटी सी भी घटना हम कर देंगे तो उसकी पीड़ा कितनी होगी इसका हमको अंदाज नहीं है। और इसलिए घटना छोटी है कि बड़ी है उसका महत्व नहीं है, घटना होनी ही नहीं चाहिए इसका महत्व है। जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव तो आते रहते हैं। आने वाले दिनों में 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश उसमें एक राज्य है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है, विकास के मुद्दे पर ही लड़ेगी। हमारे देश में जातिवाद के जहर ने और संप्रदाय की वोट बैंक ने बहुत नुकसान किया है। लोकतंत्र को मजबूत होने में अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वोट बैंक की राजनीति है। पिछले लोकसभा के चुनाव में वोट बैंक की राजनीति का माहौल नहीं था, विकास की राजनीति का माहौल था। समाज के हर तबके ने मिलकर के 30 साल के बाद देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका अब उस ओर मुड़ चुका है। हो सकता है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए विकास को केंद्र में रख करके
वोट देने की दिशा में आगे आएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। तो जी भर के बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लगभग हर विषय को छुआ जिसका देश और देश की जनता के साथ सरोकार है। प्रधानमंत्री ने की है अपने दिल की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू आप देख सकते हैं बस चंद मिनटों में, 2 मिनट से भी कम का वक्त है। कहीं मत जाइए अपना टेलीविजन सेट छोड़कर, क्योंकि अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है ये बेबाक इंटरव्यू, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं देश में अपने दिल की बात।